नमस्ते। मूड ऑफ द नेशन अगस्त 2023 में आपका स्वागत है। ये एक हमारा कार्यक्रम ऐसा होता है जो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अब हर महीने सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ में इसको आपके साथ साझा कर लिया करें। और मूल बात इस कार्यक्रम की ये है कि जैसे आज इसको 8 घंटे का हम लोग कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम पहले 12 घंटे का भी किए हैं, 24 घंटे का भी किए हैं, आज 8 घंटे का है। वो एक थोड़ा अभी सेटल नहीं हो पाया है कि इसको 8 घंटे कोशिश होती है कि कम से कम 12 घंटे तो हो जाए, लेकिन आने वाले समय में 12 घंटे को हम लोग करने की इसको कोशिश करेंगे। इस मूल भावना ये होती है कि जो भी देश में हो रहा है वो एक जगह कॉम्प्रहेंसिव, एक जगह कुछ विशेषज्ञ, कुछ ऐसे लोग जो रोज इन मुद्दों पे लगातार बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक्टिव हैं, उन लोगों से बातचीत होती रहे। क्योंकि हम सब लोगों का ऐसा मानना है कि इस समय देश में लोकतंत्र कह लीजिए, संविधान कह लीजिए, सिविल सोसाइटीज की बात है, ये सारी चीजों पे कहीं ना कहीं विमर्श की जरूरत है, संवाद की जरूरत है। ये कहना कि सब गलत है या सब अच्छा है, लेकिन संवाद होना ही बंद हो गया है। इसके 8 भागों में इसको किया है, एक घंटे का हर एक सेशन है। और आज शुरुआत हम करने के लिए चुनावी लोकतंत्र की खाल ओढ़े भारत में राजशाही की वापसी, इसको जब किया तो मुझे मेरे जितने जानकार लोग हैं और जितने लोगों को मैं जानता हूं, मुझे डॉक्टर आनंद कुमार से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं लगा जो इसको संपूर्णता में वो करे। शायद एक मेरे तरफ से ये भी हो सकता है क्योंकि मैं उनको सुनता हूँ, उनको बोलता हूँ, वो कहीं कहते हैं तो उनके पीछे खड़ा हो जाता हूँ। तो शायद जिस देश की आम जन की जो बात है, क्योंकि ये आज बहुत फ्रंट पे लड़ रहे हैं। डॉक्टर आनंद कुमार अगर एक तरफ सर्व सेवा संघ में गांधी के आत्मा और जेपी की आत्मा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तिब्बत में दलाई लामा के लिए भी लड़ रहे हैं। मेरे साथ दूसरे सतीश झा साहब हैं। सतीश झा साहब की एक मतलब दिल है हिंदुस्तानी की, इससे अच्छी मिसाल नहीं मिल सकते हैं। मेरे मतलब अमेरिका में रहते हुए, बाहर ट्रेवल करते हुए एक बार भी ऐसा अवसर नहीं आया है जब मैंने कहा हो कि इसके लिए आ जाइए, और सतीश झा साहब ने उस पर कभी इनकार किया। हरदम उनकी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि वो हरदम पहुंचते हैं। मेरे साथ राकेश दीवान साहब हैं। राकेश दीवान साहब मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। ये पत्रकारिता के मतलब आज मध्य प्रदेश के ऊपर सबकी नजर है, लेकिन उससे ज्यादा मध्य प्रदेश एक्सपेरिमेंट जो हुआ वो पूरे देश में उस तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। तो राकेश दीवान साहब हैं। मैं प्रोफेसर आनंद शुरुआत आप ही से इसलिए करना चाह रहा हूं कि हम लोगों में शिक्षक आप ही हैं, तो शिक्षक से ही इसकी शुरुआत किया जाए। और हम लोगों में स्टूडेंट यूनियन के भी आप ही हैं, तो स्टूडेंट और शिक्षक के बीच की जो बात है उसके लिए शुरू कर रहे हैं। मूल बात यह है कि लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशंस कमजोर हुए हैं। 1947 तक से अभी तक की जो सफर आप देखिए, तो एक जो सबसे बड़ी बात यह थी कि पुराने लीडर थे, संपादक के रोल में रहते थे, अपनी बात कहते थे, लिखित रूप में कहते थे कि इस पे उनका ये विचार है। और वो चाहे वो अभी चंद्रशेखर जी के समय तक यंग इंडिया हो, चाहे अदर साइड हो, चाहे लोहिया जी हो, गांधी हो, नेहरू, में पुराना नहीं है, नए। लेकिन अब ये धीरे धीरे बंद हो रहा है और अब केवल मन की बात लोग अपनी कह रहे हैं। जो भी जिस जगह है वो अपने मन की बात कहता है, आपसे उसकी कोई बात नहीं सुनता है। तो इस पे डॉक्टर आनंद कुमार पहला आपसे ही टिप्पणी ले लें। और मेरा एक आग्रह और रहेगा, चूंकि इस बार समय की हम जनरली क्या होता है कि 60 मिनट की जगह हम उसको 80 मिनट को 60 मिनट काउंट करते हैं, लेकिन चूंकि इस बार 60 मिनट को 60 मिनट रखना है, तो इस बार थोड़ा आग्रह आप सबसे रहेगा कि हम लोग 5, 6, 7 मिनट में फर्स्ट राउंड में अपनी बात कर लें, जिससे 2 राउंड हो जाए, कुछ जो हमारे दर्शक हैं उनके कुछ सवाल भी ले लिए जाए। प्रोफेसर आनंद। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि जहां और लोग चुनाव में कौन जीतेगा हारेगा इसकी चर्चा कर रहे हैं, वहां आप चुनाव का जो मूल आधार है, जन्म का स्थान है लोकतंत्र, उसके बारे में देश का ध्यान खींचना चाहते हैं।
और जिन लोगों के साथ आज सवेरे के इस सत्र में हम हैं, ये सभी अलग अलग आयाम से लोकतंत्र के निर्माण की प्रक्रिया के विशेषज्ञ हैं। पहली बात ये कहना चाहता हूं आनंद वर्धन जी कि भारत एक यात्रा में है। एक यात्रा पूरी हुई, उसको कहा गया स्वराज यात्रा, जो 1857 में शुरू हुई और 1947 में अपने तरीके से, आधे अधूरे तरीके से पूरी हुई। उसी तरह से 26 नवंबर 1949 से जब लोकतांत्रिक संविधान स्वीकार किया गया, तब हम लोकतंत्र निर्माण की यात्रा पर निकले। भारत लोकतंत्र नहीं था। भारत में सामंती व्यवस्था और विदेशी राज का एक मिला जुला, बहुत ही खराब, बहुत ही विभत्स, बहुत ही बर्बर स्वरूप था, जिसमें दोनों के महादोष एक साथ थे। इस लोकतंत्र निर्माण यात्रा में 3 प्रक्रियाओं का बड़ा महत्व था। उनको याद करना जरूरी है, क्योंकि तभी हम आज 75 साल बाद हम कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ गलत मोड़ लिया, कहाँ सही चले और कहाँ आगे सावधानी बरतनी, उसका ख्याल आएगा। पहला हमने तय किया कि हम दलीय लोकतंत्र बनाएंगे, निर्दलीय नहीं बनाएंगे। तो दलों में महादल कांग्रेस था, लेकिन उसके अंदर से और उसके बाहर से कुछ वैचारिक प्रवृत्तियों का आधार मिला और प्रथम लोकसभा चुनाव से ही सरकारी पार्टी और गैर सरकारी पार्टी के तौर पर जमातों का निर्माण होना शुरू हुआ। इस लोकतंत्र निर्माण में दलों का निर्माण एक बुनियादी आधार था। दूसरा, जो राष्ट्रीय आंदोलन की भेंट के तौर पर हमारे लोकतंत्र निर्माण यात्रा में मिला, वो था प्रेस की आज़ादी। जितने राष्ट्रीय नेता थे, एनी बेसेंट से शुरू करके लोकमान्य तिलक और श्री अरविंद से होते हुए गांधी, नेहरू तक, सबने अखबार को अपना एक औजार बनाया, अपना एक माध्यम बनाया। लोक शिक्षण और आज़ादी की लड़ाई समानांतर चलते रहे। तो दूसरा पक्ष था मीडिया संसार या पत्रकारिता का योगदान। यहाँ पर चुनाव तो 5 साल में एक बार होता था, लोकसभा और विधानसभा का, लेकिन संपादकीय टिप्पणियों के जरिए, संपादक के नाम पत्र के जरिए, खबरों की चयन के जरिए हमने राष्ट्र निर्माण का लोकतांत्रिक रास्ता बनाने में मीडिया को एक महत्व दिया। और बहुत दिनों तक, यानी इमरजेंसी आने तक, 1974-75 तक मीडिया के साथ दुर्व्यवहार की हरकत किसी की हिम्मत नहीं थी, न खरीदने की हिम्मत थी और न दबाने की हिम्मत थी। और एक से एक पत्रकारों ने जवाहरलाल नेहरू के समानांतर अपने विचार, अपनी दृष्टिकोण और अपनी धारा बनाने का काम किया। और सरकार के बराबर जगह, विज्ञापन तो सरकारी मिलता था, लेकिन अखबार को विज्ञापन के बोझ के नीचे दबाने की हरकत करने की कोशिश नेहरू, शास्त्री के समय तक नहीं हुई। इंदिरा गांधी जी से शुरू हुआ और आज हम कहाँ पहुंचे हैं, आपसे ज्यादा कौन बता सकता है। तीसरा था लोकतंत्र निर्माण का पक्ष, वो था नागरिकता निर्माण। हम सब अपने अपने इलाके के थे, अपने अपने परिवार, जाति, धर्म के थे। देश के रूप में, राष्ट्रीयता के रूप में ये राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान था। और जब आज़ादी मिल गई, विदेशी राज नहीं रहा, तब वर्ग संघर्षों के जरिए, जाति संघर्षों के जरिए, भाषाई राज्य की मांगों को लेकर के नागरिकता निर्माण के कई आयाम सामने आए कि हम पहले बंगाली हैं या भारतीय हैं, पहले हम मुसलमान हैं या भारतीय हैं, पहले हम दलित हैं। अलगाववाद से एकता की तरफ बढ़ने का दबाव शिक्षा के जरिए, योजना के जरिए, चुनावों के जरिए, मीडिया के जरिए और नई संस्कृति, जनतांत्रिक संस्कृति के जरिए जन्म बना। तो दलों का निर्माण, मीडिया के क्षेत्र का विस्तार और नागरिकता निर्माण, ये प्रत्यक्ष प्रक्रियाएं थीं, आज भी ये चल रही हैं। लेकिन आज अगर आप सैद्धांतिक कसौटी पर, मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, राजनीतिक समाजशास्त्र का, अगर सैद्धांतिक कसौटी पर आप कसेंगे तो नागरिकता निर्माण की कहानी करीब करीब रुक गई है। आज वोट बैंक के दबाव में हम जातियों के समूह और धर्मों के समूहों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने भाषाई आधार को अपनी पूंजी बना लिया है। ये लोकतंत्र की तस्वीर में एक
धब्बा है, एक बदनुमा दाग है। हमको वापस नागरिकता निर्माण की तरफ लौटना पड़ेगा। भाषा रहेगी, जाति और धर्म भी रहेंगे, ये समाजशास्त्री सच हैं, लेकिन इन्हीं को पूंजी बनाने पर राष्ट्रीयता एक भूखी माँ जैसी हो जाएगी। और राष्ट्र निर्माण में अगर नागरिकता निर्माण की ईंटें नहीं लगाई गई तो राष्ट्र एक बालू का किला बन के रह जाएगा। अब आइए चुनाव पर देखा जाए, चुनाव का क्या हाल है। चुनाव के बारे में 1974-75 में जब हम विद्यार्थी कार्यकर्ता थे तो हमारा सौभाग्य था कि जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में हमने चुनाव सुधार के आंदोलन को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। इंदिरा जी चुनाव 71-72 का जबरदस्त वोटों से जीती थी, लेकिन उसी समय से चुनाव में पैसे का बल आने लगा, क्योंकि इंदिरा जी ने अपनी ही पार्टी तोड़ी थी और एक नई पार्टी बनाई थी जिसने प्रचार और धन बल के आधार पर मोहित किया। नारा अच्छा था, गरीबी हटाओ, ये नारा समाजवादियों का था, वामपंथियों का था। इंदिरा जी ने उसको बिना मुरव्वत अपना लिया और उसके बाद फिर वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, हम कहते हैं गरीबी हटाओ, अब आप ही चुनिए। लोगों ने इंदिरा जी को चुना, लेकिन उसके बाद जयप्रकाश जी ने कहा कि चुनाव में तो जीत गई हैं आप, लेकिन पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, आने वाले समय में ये खतरनाक जहर का काम करेगा। मैं बात को समेटता हूं कि तब लोकसभा के चुनाव में एक व्यक्ति 1967 तक 2 लाख 2.5 लाख में चुनाव का पूरा खर्चा कर लेता था। आज वो बात करोड़ों में हो गई। जितने में पहले लोकसभा का चुनाव होता था उतने में अब ग्राम सभा का चुनाव हो रहा है। तो धन शक्ति ने पूरी तरह से चुनाव को उस पर ग्रहण लग गया है, प्रदूषित कर दिया है। दूसरे, मीडिया के जरिए हम एक निष्पक्ष मूल्यांकन सुना करते थे, देखा करते थे, जाना करते थे। आज लोकतंत्र का जो मीडिया का पक्ष है, इसमें जो सरकारी मीडिया है, दूरदर्शन और आकाशवाणी, ये तो सरकार के हवाले है ही। बाकी मीडिया के बारे में भी जाने अनजाने में नया नाम चल गया है, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। और हम जब गोदी मीडिया सुनते हैं तो हमको मोदी मीडिया सुनाई पड़ता है। तो मैं अपनी बात समेटता हूँ पहले राउंड के लिए ये कह करके कि हमारी लोकतंत्र की यात्रा में 3 स्पीड ब्रेकर आ गए हैं। चुनाव धन बल और मीडिया बल का खेल हो गया है। जिसके पास पैसा नहीं है वो चुनाव लड़ने की न सोचे, जीतने की बात दूसरी है। ईवीएम मशीन और बाकी सब दोषों की चर्चा हो ही रही है। दूसरे, मीडिया का संसार, लोकतंत्र का एक व्यापक संसार हुआ करता था, वो सिमट गया है, गंगा की तरह से प्रदूषित हो गया है। उसका पानी पीने पर आप बीमार हो जाएंगे। खाली मीडिया के भरोसे अगर लोकतंत्र रहा तो ये तो हमको कॉर्पोरेट की जेब में बैठा देगा। और तीसरा, नागरिकता निर्माण, इसकी तरफ न विद्यालयों का ध्यान है, न मीडिया का योगदान है। और राजनीतिक दलों के बारे में तो कहना ही कठिन होगा कि इनका नागरिकता निर्माण में अब कोई योगदान है या कोई आस्था रह गई। अभी के लिए इतना ही काफी है। जी, मैं सतीश जी आपके पास आऊं, उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं वरुण मलिक साहब, वो एक प्रश्न को बार बार उठा रहे हैं, हालांकि वो इसमें फिट इन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं उनकी भावनाओं की इज्जत करते हुए सिर्फ बता दे रहा हूं। उनको स्मृति ईरानी जी जिस तरह से फ्लाइंग किस का मुद्दा उठाएं, ये सब उठाएं, उस पर उनको बहुत आपत्ति है और उनका कहना है कि ये कैसे कर सकते हैं। और उनका विशेष रूप से यह है कि आप सतीश सर से जरूर पूछिएगा प्रश्न। ये प्रश्न कभी आगे के लिए रखा जाएगा क्योंकि ये लार्जर क्वेश्चन है। मुझे केवल अगर कहीं शिकायत हो सकती है पूरे उसमें, तो स्मृति ईरानी जी जब एचआरडी मंत्री बनी थी तब मुझे शिकायत थी उस पूरे नेतृत्व से। मुझे बाकी आज जो चाइल्ड एंड वेलफेयर है उनका काम है, उससे अगर राहुल गांधी को टारगेट करने से उनका कद बढ़ता है अपनी पार्टी में तो ठीक है। अनुराग ठाकुर स्टेट मिनिस्टर से कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, तो वो हर पार्टी की अपनी लाइन हो सकती है। सतीश जी, मैं सीधे सीधे आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, जैसा प्रोफेसर आनंद ने कहा कि मीडिया का इस समय एक अहम रोल है। मेरे 2 प्रश्न हैं एक साथ। मीडिया कितनी जरूरी है मजबूत लोकतंत्र के लिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी जरूरी है इन सब चीजों के लिए? लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जब देश 1947 से पहले भी तो मीडिया अंग्रेजों के हाथ में था, सेंसरशिप थी, लेकिन देश तो आजाद हुआ। तो सिर्फ ये कह देना कि मीडिया अगर आज मान लीजिए कंट्रोल में, मीडिया का हम और आप बात तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से ऑल्टरनेटिव मिल रहे हैं, लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लोगों को दिख रहा है, तो थोड़ा मीडिया का कितना जरूरी है मजबूत लोकतंत्र के लिए? और खास करके हम स्कोप को और बड़ा कर दें
जो जो सबसे मैच्योर डेमोक्रेसी अमेरिका और इंग्लैंड की मानी जाती है, उसके रेफरेंस के साथ भी एज एन इंस्टीट्यूशन। नमस्कार, आनंद भाई को सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, एक आदर्श हमारे माफ कीजिएगा संजय, मैं दर्शकों को बता दूं, ये दोनों लोग डायरेक्टली जेपी के साथ काम किए हुए लोग हैं, तो कभी कभी वो नॉस्टैल्जिक भी हो जाता है, आदमी ढूंढने लगता है कि भाई जेपी को ढूंढने की बात करते हैं, तो शायद अब जेपी का तो मिलना मुश्किल है, लेकिन जेपी की परछाई भी कहीं दिख जाती है, तो वही बात है। सतीश जी देखिए, लोकतंत्र अपने आप में जब उन्होंने एक उसकी कल्पना की और संविधान को लाए, उसमें एक आदर्श छुपा हुआ है। वो जैसे कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं, जब हम बच्चों को सिखाते हैं उनका आदर्श पुरुष कौन हो, उनका मॉडल कौन हो, वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र जैसे किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि लोकतंत्र में बड़ी खामियां हैं, लेकिन जिनको हम जानते हैं उनमें सबसे अच्छा अभी तक यही दिख रहा है हमें। तो हमेशा हमेशा हमें गवर्नेंस को और अपनी जो प्रणाली है जिससे कि हम सब लोगों को जोड़ सके, सबका भला हो सके, उसमें हमेशा तरक्की करनी पड़ती है, और वो रास्ता ऐसा ढूंढना पड़ता है कि हम लोग हमेशा सुधार करते रहें। एक उसके लिए जो है नागरिक, जो आनंद भाई ने कहा, वो नागरिक की बात करते हैं, मैं कहता हूँ मानव की बात करनी पड़ेगी। नागरिकता जो है मानवीयता का एक हिस्सा है, लेकिन नागरिकता बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है तंत्र को चलाने के लिए। देखिए, अगर मानव जो हमारा था वो मर्यादा पुरुषोत्तम था, उसमें हमारे रावण भी थे, उसमें हमारे विभीषण भी थे, तो आम जितने कैरेक्टर थे, तो जो हमारे समाज में सारे कैरेक्टर्स हैं, तो अगर हमारे नेतृत्व राम करेंगे तो एक तरह का समाज बनेगा, रावण करेंगे दूसरा बनेगा, विभीषण तीसरा बनेगा, यानी कि समाज में हर तरह के लोग होंगे, और ये विविधता जो है बड़ी आवश्यक है, उसको हम खत्म नहीं कर सकते। लेकिन उनके जो रूल हो, वो चाहे कोई भी खेले, उसके रूल साफ होने चाहिए। जब कोई कहता मैं खेलूंगा और खेल के साथ रूल बदलता रहूंगा, वहां मुश्किल आती है। तो मीडिया के साथ परेशानी ये है कि जब मेरी शुरुआत पत्रकारिता की रामनाथ जी के साथ हुई, गोयनका जी के साथ हुई, उनको हम लोग सब लोग रामनाथ जी कहते थे, तो कभी गोयनका जी का नाम कब याद आता है, रामनाथ याद आता है। एनीवे, वो अकेले उस समय ऐसे मालिक थे पत्रकारिता में जो खड़े होना जानते थे। दूसरे उनके साथ वाले के बिरला थे, उनकी आवाज भी बता देती थी आपको क्या करना चाहते हैं, जो भी सत्ता कहेगी करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में थे, वहां मालिक नहीं कहता था, संपादक खुद ही अपने आप जुड़ जाता था। तो हम देखिए, और स्टेट्समैन वाला था, वो एकदम अलग खड़ा रहता था कि हम तो हैं, आप सबसे अलग हैं, हमारे पास एक दूसरा मापदंड है। और नीचे दक्षिण में हिंदू हुआ करता था, उसकी अलग जगह थी। यानी ये सब जो थे बड़े अखबार थे, इनमें जो छपता था, अखबार बिकता था एक, वो पढ़ने वाले 100 होते थे, वो बात 200 तक पहुंचती थी। आज जो है हमारा मीडिया का रोल कुछ बदला है, उसे हम डाइल्यूट नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे उसकी जो पूरी जो रूपरेखा बदल गई है। सोशल मीडिया आज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम भूल जाते हैं। लोग आज सिर्फ मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं देखते हैं, वो सोशल मीडिया से देखते हैं। वो परेशानी जो है इसको हम समझ नहीं पा रहे कि उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। आज लोग सीखते उससे हैं, जानते उससे हैं, वो चाहे कितने बड़े हो, चाहे डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक हमारे परिवार के जो लोग हैं, ऐसी बातें करते हैं जो मैं सड़क लोगों से समझ सकता था, लेकिन पढ़े लिखे को समझ नहीं सकता, क्योंकि उनका मीडिया व्हाट्सएप हो गया है। उनका मीडिया जो है, उसमें जो चीज़ें एक कंस्पिरेसी की तरफ छिड़ी जाती हैं, वो समझते हैं, वो उससे खबर पाते हैं। और दूसरी बात ये, जैसे ट्रंप ने किया, ट्रंप ने क्या किया कि आते ही सिर्फ कहा फेक न्यूज़, फेक न्यूज़, फेक न्यूज़, इतना ज़्यादा बोला कि लोगों की आस्था मीडिया में कम होना शुरू हो गई, अमेरिका में भी। अभी जैसे मोदी जी ने परसों की बात की, उन्होंने कहा आप तो जानते हैं कोर्ट कैसे काम करते हैं। एक ही वाक्य उन्होंने कोर्ट को पूरे संदेश संदिग्ध बना दिया सबकी नजर में, एक ही वाक्य, आप जानते हैं कोर्ट कैसे काम करते हैं, कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया मणिपुर में। तो इस तरह से नेताओं के पास जो जिम्मेदारी है उस वो निभाते नहीं है। ट्रंप ने नहीं निभाया, हमारे भाई नहीं निभा रहे हैं वो, क्योंकि उनके लिए सत्ता सर्वोपरि है। ट्रंप के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, सिर्फ सत्ता रखती है। नरेंद्र भाई के लिए कुछ मायने रखता नहीं, सिर्फ सत्ता रखती है। तो अगर हम सत्ता को लेकर के चलेंगे उस तरह से, तो नई समीकरण बनेंगी। तो मीडिया की हालत ये है, मीडिया को क्या चाहिए? आजादी कौन देगा? मालिक देता है। सुरक्षा कौन देगा? सरकार देती है। आपने मालिक को ऐसा दबाया कि वो आपको ऐसे दे नहीं सकता, और सुरक्षा आपने हटा ली, तो बेचारा करेगा क्या करेगा अखबार वाला। तो लेकिन हर समाज में कुछ जगह होती है कि जैसे आपके लोग हैं, आप जैसे लोग हैं खड़े हैं, कुछ सुजीत की बात कर रहे हैं, कुछ या आपने जो शर्मा जी हैं वो कहते हैं
रवीश कुछ कर रहे हैं, अरफाक, सिद्धार्थ, जो 2-4 ये लोग हैं करेंगे। टेलीग्राफ जिस तरह देता है उससे पूरा अखबार एक पन्ना छाप दिया, ब्ला ब्ला, मोदी ब्ला ब्ला। ये सब जो चीजें हो रही हैं इनका असर बहुत दूर तक जाता है। यानी कि ये खबर जो है जिसको हम सोचते हैं कि एक लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। वो खबर जो है 100, 200, 500 लोग एक एक प्रति से पहुंचती है। तो ये जो समाज में, अब सोचिए पहले जमाने में था अखबार नहीं छापता था इमरजेंसी के जमाने में, लेकिन छोटी छोटी बात जो है सबको पहुंच जाती थी। कैसे पहुंचती थी? तो हमारे पास मीडिया के अलावा भी कम्युनिकेशन के इनविजिबल सिस्टम्स हैं समाज में, लेकिन सोशल मीडिया ने जो है उसको बहुत ही खराब कर दिया है। खराब इसलिए किया है कि जो उस पर हावी रहेगा वही जीतेगा। ये मैंने बताया विपक्ष को जब 2011-12 के आसपास, अगर आप इसमें नहीं जुड़ेंगे तो आपको हारना पड़ेगा, क्योंकि वहां तैयारी हो रही है इस बात की। नयन भाई ने तैयारी करना शुरू किया था 2007 में इसके बारे में। और आज जैसे किसी ने कहा उस दिन, अगर गूगल का दफ्तर प्रधानमंत्री घर दफ्तर के बगल में रहेगा, उसमें यह होता है कि कोई भी नेगेटिव जा ही नहीं सकता। और इस तरह उन्होंने पूरी की पूरी संरचना की है कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की, जो किसी पार्टी ने नहीं की। तो वो जो अभी जो स्थिति ये है कि हमारा एक आदर्श है मीडिया का, वो एक जगह है, लेकिन आज जो सत्ता है वो राम के पास नहीं है। वो कोई रावण है, कोई विभीषण है, कोई तरह तरह के लोग हैं। वो तय कर रहे हैं कि जो नई समीकरणें बने वो कैसे बने। और हमारे पास जो है जिम्मेदारी ये है कि जो लोग स्वतंत्र हैं, जो अलग तरह से सोचते हैं, या जो लोग विपक्ष का हिस्सा है, मैं कहता हूँ अखबार के माध्यम से सरकार जो भी हो, मैं विपक्ष उसका मैं हमेशा रहूंगा। मेरा काम है सरकार के सामने खड़ा होना, विपक्ष का काम है अपने काम जिम्मेदारी के साथ करना कि वो कोई गलत काम ना होने दे। उसके लिए जो भी उचित है संवैधानिक है वो सब काम करे, असंवैधानिक ना करे, संवैधानिक तो करे। तो ये बात है। तो हमारी जो आज की तारीख पे एक तो हमारे मानव तैयार नहीं हुए। तो आनंद भाई की नागरिकता, उसमें कहूँगा शिक्षा की बातों का, जो बुनियादी शिक्षा हमारी जो बुनियाद है वहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है, उसे ठीक करना पड़ेगा। संघ ने क्या किया है? संघ ने पूरा ये बदल दिया कंटेंट, जो करिकुलम बदल। सतीश जी का मेरे ख्याल में हाँ जी, संघ से जो है हमने देखा है, उन्होंने पिछले 75 सालों में जो काम किया है, चाहे विद्या भारती, हर जगह बात अपनी फैलाई है, वो अब दिख रही है। उन्होंने बहुत उस पर काम किया है। अगर कांग्रेस भी इस तरह काम करती, तमाम पार्टियां इस तरह काम करती अपनी बात को लेकर के। संघ के पास 14,000 स्कूल जो हैं उनमें 35 लाख बच्चे पढ़ते हैं, और एकल लीजिए उसमें करीब 1 करोड़ के आसपास है। ये लोग जो हैं कल के नागरिक हैं, उनकी जो बात है वो बात समझते नहीं है, तर्क नहीं समझते। तर्क और आप म्यूट हो गए हैं, आप म्यूट हो गए, म्यूट हो गए, म्यूट हो गए, म्यूट। सतीश जी आप म्यूट हो गए। नहीं, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आप रीज्वाइन कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही। अब मैं देवराजन साहब आपका माफ कीजिएगा। हाँ जी, माफ कीजिए, पता नहीं क्या हो जाता है, कई बार टेक्नोलॉजी है हमारी। तो मैं कह रहा था तर्क और तथ्य और सत्य, इन सबको हमें जो हमेशा बीच में रखने के लिए कुछ खास जरूरत पड़ती है, कुछ खास मेहनत करनी पड़ेगी। वो नहीं रखेंगे तो सब कुछ जो है व्हाट्सएप या जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सत्ता पाने के लिए, वो तय करेंगे कि हमारी सीमाएं क्या हों, समीकरणें क्या हों मीडिया की, और जिस तरह जो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी निकल रही है। और अब तो और भी मुश्किल हो जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तब फेक न्यूज बनना और आसान हो जाएगा, पता करना मुश्किल हो जाएगा क्या फेक है क्या नहीं है। उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी हमें, वरना अच्छा उसके लिए जो तैयार है, बुनियादी शिक्षा की बात कर रहा था, वो हमारी बहुत कमजोर है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि 93% देशवासी जो हैं वो हाई स्कूल नहीं कर चुके। जो हाई स्कूल कर भी लेते हैं उनका स्तर जो सोचते हैं दूसरी तीसरे दर्जे के साथ होता है। अगर उसको मान के हम चलेंगे तो जो ये लोग कैसे नेता चुनेंगे, सवाल इसका है। तो अगर हमने नागरिक बनाने की कोशिश नहीं की, मानव बनाने की, भारतीय मानव बनाने की कोशिश नहीं की, आदर्श मानव, तो जो हमारा समाज बनेगा जैसा बन रहा है वो देख रहे हैं आप। ये मैं लंबा नहीं खींचना चाहता पहली बार में, तो आई थिंक I'll end with this. राकेश देवान साहब, आपसे आज्ञा लेके मैं जरा देवराजन साहब को पहले ले रहा हूँ, वो थोड़ा मुश्किल। देवराजन साहब का स्वागत है। और देवराजन साहब के मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आप राज्यसभा के पूर्व MP रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मेरे लिए है कि पीछे जो तस्वीर लगी है
उस पे हम सबको गर्व है। और हम सब लोगों को एक ही डर है कि उस तस्वीर को अब भाजपा कहीं से उसको अपनी तरफ, जैसे वो नहीं करते हैं, किडनैप कर लेते हैं। जैसे भाजपा ने सरदार पटेल को किडनैप किया, भाजपा ने भगत सिंह को किडनैप किया, भाजपा अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी किडनैप करने के पूरे चक्कर में है कि उसको, क्योंकि उनके पास अपना तो कोई है नहीं, तो वो किडनैप करके ही नेता भी किडनैप कर लेते हैं दूसरे के। मैं देवराजन साहब एक एक अच्छी बात बता दूं, आप केरल से हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं। और सबसे बड़ी बात में देवराजन साहब आपकी, इसलिए आपके मुंह पे तारीफ नहीं की जाती है, आप लोगों को ये दिक्कत नहीं है कि आप हिंदी में बोल रहे हैं। हमारा कार्यक्रम मूल रूप से हिंदी है। मैंने आग्रह किया कि भाई हिंदी में थोड़ा है, अंग्रेजी, इन्होंने कहा नहीं मैं हिंदी में बोल लूंगा। दूसरी तरफ आज का पेपर अगर उठा के देखिए, ये सारे पुराने लॉज में वो भारतीय संहिता, जन विश्वास, मतलब कहीं कुछ नहीं, सिर्फ बेईमानी का काम कर रहे हैं। आज सुबह के पेपर में अगर आप उठा के देखिए, कह रहे हैं कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा खत्म हो गया, लेकिन उसका स्कोप वाइडर कर दिया। अब ट्विटर में भी अगर आप कुछ लिखेंगे तो उसको राजद्रोह तो नहीं माना जाएगा, लेकिन सजाएं वही होंगी, उससे बढ़ के होंगी। तो ये एक नई तरह की परिभाषा है। देवराजन साहब, मैं बहुत स्पेसिफिक सी चीज आपका, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें विपक्ष का एक रोल है, कंसल्टेटिव कमिटीज के रोल है, 0 आवर का रोल है, ये धीरे धीरे सारे इंस्टीट्यूशंस पार्लियामेंट में भी और विधानसभा में भी ये खत्म हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी खतरे में है इस समय? जो इस इंस्टीट्यूशन का लोगों को लगता है कोई महत्व ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। देवराजन साहब, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे माफी करना, मैंने 10 मिनट देरी में आपका साथ ज्वाइन कर पाया। देखिए, इस बात को लेकर के हम लोगों ने बहुत दिन से चर्चा कर रहे हैं, हमारे देश की गणतंत्र की आज की अवस्था को लेकर के। सिर्फ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसका जो विगत 9 साल से हम लोग वो देखे आ रहे हैं। हमारा गणतंत्र में जो सतीश जानी जो कह रहे थे, तो देखिए हमारे देश में लोग सिर्फ रूलिंग पार्टी को नहीं तो रूलिंग क्लास को नहीं चुनते हैं, विपक्ष को भी चुनते हैं। तो इसलिए विपक्ष को भी चुनते हैं, अगर सरकार की नीतियां, सरकार की पॉलिसियां अगर जन विरोधी हो और मेजॉरिटी लोगों के खिलाफ भी अगर कोई कदम उठाने के लिए सरकार अगर हाथ उठाएगा तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी आपको निभाना पड़ेगा, ये बोल करके हम विपक्ष को भी सदन में भेजते हैं। तो वहां पर ये विपक्षी लोगों की बात सुनने की अधिकार, सुनने की जिम्मेदारी हमारा प्रधानमंत्री से लेकर के सभी मंत्री जो रूलिंग क्लास है उसका जिम्मेदारी बनती है। मेरा जहां तक ख्याल है, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने जब प्रधानमंत्री थे उस समय पार्लियामेंट की सेशन के समय वो कहीं बाहर नहीं जाते थे, वहां बैठ के सुनते थे। ये भी उसका भाषण में मैंने सुना। एक पार्लियामेंट की एमपी जो 10 लाख 12 लाख 15 लाख लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनका जो जनता की आशंका, जनता की जो डिमांड है इस सदन में उठाने का अधिकार उसका है, ये सुनने का जिम्मेदारी मेरा भी है। लेकिन हमारा देश का आज की प्रधानमंत्री तो सभा में आता ही नहीं है, तो सुनता भी नहीं है, किसी की बात सुनने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं है। पार्लियामेंट की सेशन चलने के समय भी वो विदेश चले जाते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा। दूसरी बात है, एक बात आपने ठीक ही उठाया, हमारा देश का जो गणतंत्र का एक शक्ति कहां से आती है। जैसे आज आपने देख रहे थे जंतर मंदिर में एक धरना हो रहा है, धरना में कुछ बात उठा रहे कुछ लोग, और आपका मध्य प्रदेश का सतना में कुछ लोग धरना में बैठे हैं, और तमिलनाडु में कुछ लोग धरना में बैठे हैं। ये धरना में बैठे हुए लोग कुछ बात उठाती है, ये आपका विधानसभा की विधायक के पास नहीं तो संसद के पास पहुंचती है, संसद इस बात को पार्लियामेंट में नहीं तो विधानसभा में उठाती है। तो समान स्थिति दूसरा लोग भी अगर उठाएगा तो चर्चा में आ जाती है, वहां से कानून तैयार हो जाती है। मतलब सड़क में उठता आवाज हमारे देश में कानून बन जाती है। यह है हमारा गणतांत्रिक जो तरीका है। तो बात पार्लियामेंट में उठने के समय सीधा सीधा कोई भी बिल पेश होने से, कोई बात उठाने से कानून तो नहीं बनती, तो उसको डिटेल स्टडी के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे। ये प्रावधान किसके लिए रखा हुआ था? ये 9 इयर्स का जो बीजेपी का जो एक्सपेरिमेंट है इंडिया की, वो डिस्पेंसेशन में अगर देखेगा तो 87% ऑफ बिल आपका स्टैंडिंग कमेटी में जाता ही नहीं, डायरेक्टली पास हो जाती है। इससे ज्यादा भी मेजोरिटी गवर्नमेंट हमारे देश में हुआ था। राजीव गांधी का गवर्नमेंट इससे ज्यादा मेजोरिटी था, 400 से ज्यादा एमपी थे,
तब भी ऐसा नहीं हुआ था, स्टैंडिंग कमेटी का सब्जेक्ट कमेटी के पास भेजते थे बिल वगैरह। अब इसी प्रकार का कोई डिटेल डिस्कशन ही नहीं होते है। और कल भी आपने जो 3 कानून की आपका आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों आपका बिजनेस हाउस का जो बिजनेस है, लिस्ट ऑफ बिजनेस में भी नहीं था, अचानक उसको पेश कर रहे हैं। इसी प्रकार की जो गणतंत्र की हत्या और गणतंत्र में डिस्कशन की जो जगह और गणतंत्र तरीका से इसको पेश करना, कानून तैयार करने का, ये हम लोगों के ये 9 साल में हमारा पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने कदम कर चुकी है। और दूसरी बात यहाँ पर बात उन्होंने उठाया है हमारा मीडिया का फ्रीडम। इंडिया इज एट 161 पोजीशन नाउ मीडिया फ्रीडम में। कोई मीडिया के जो लोग हैं डर के कुछ बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। अब देखिए परसों यहाँ पर रामलीला मैदान में दिल्ली में आपका सरकारी कर्मचारियों का बड़ा एक रैली हुआ। रामलीला मैदान छोटा मैदान तो नहीं है, बड़े मैदान में सैकड़ों लोग वहां पर आए थे। कौन सा नेशनल मीडिया एक लाइन छापा? कौन सा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया 1 मिनट उसका प्रचार दिया? 9 अगस्त किट इंडिया दिवस में हमारा देश की 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के मान्यता ऐसे ऐसे नहीं मिलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया है, 8 राज्यों में यूनियन होना चाहिए, मिनिमम 8 लाख मेंबरशिप होना चाहिए, मिनिमम 8 मेजर इंडस्ट्री में यूनियन होना चाहिए, संगठित क्षेत्र का असंगठित क्षेत्र का मिलकर के आपका यूनियन होना चाहिए। इसी प्रकार के 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन, INTUC, AITUC, HMS, CITU, TUCC, सेवा, ये 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन 9 अगस्त को हर राज्यों की राजधानी में हर डिस्ट्रिक्ट की कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन दिया, जंतर मंदिर में भी दिया। कुछ मांग है उन लोगों का, 14 डिमांड लेकर के। कौन सा मीडिया उसमें एक लाइन छपा? डर के मार के। हमारा देश की जो मेहनत का सवाम है उसके लिए, उसका रक्षा के लिए 44 कानून तैयार हुआ थे हिंदुस्तान की आजादी के बाद, आजादी के पहले भी मिलकर के 44 कानून है। बोनस के लिए, ग्रेचुइटी के लिए, ESA फैसिलिटी के लिए, आपका इसी सभी सुविधा के लिए। कोई भी श्रम शक्ति का जो श्रमिक लोगों का जो अधिकार है, कोई भी सरकार अपने आप दिया नहीं है, ये तो छीन के लिया है लड़ाई के माध्यम से, पार्लियामेंट की डिस्कशन के माध्यम से, आपका अलग अलग विधानसभा की डिस्कशन के माध्यम से बनाया हुआ कानून है। ये कानून को सरकार ने विदाउट एनी डिस्कशन 4 कोड में परिवर्तित कर दिया। हमारा कानून बताता है एक ट्राइपार्टाइट सिस्टम है, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, डिस्कस करना था। कोई डिस्कशन नहीं है, अपने आप 44 कानून को 4 कोड में परिवर्तित कर दिया। क्या बोला? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपको FDI लाना है। कितने आए हैं? कितने आए हैं? तो ये जो हमारा देश की जो मेहनत का सवाम, वही हमारे देश की GDP तैयार करती है, हमारा देश की सरकार उसके ऊपर गर्वित है, उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। उनको नुमाइंदा लोगों को बुला करके कि आप लोगों का समस्या क्या है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश की अन्नदाता किसान लोग हैं, वो लोग भी तो 1 साल स्ट्रगल किए, दोबारा फिर 24 अगस्त को तलकतोरा स्टेडियम में लोगों ने फिर कन्वेंशन करने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और सेंट्रल ट्रेड यूनियन मिलकर के, देश की मेहनत का आवाम और किसान दोनों मिलकर के जा रहे हैं, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये जो नेशनल एजेंडा में भी लाने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा करने के लिए। अब देखिए हाल में आपका बाजार में 1 किलो टमाटर का दाम 200 रुपया तक पहुंच गया। आलू प्याज का दाम इतना तो नहीं बढ़ा। अगर खेती खत्म हुआ किसी भी कारण से, खेती नष्ट हो गया, तो सभी में होना चाहिए था, सिर्फ टमाटो में क्यों हुआ? तो जानबूझ करके हमारा देश की जो सिस्टम को कुछ लोगों की फायदा पहुंचाने के लिए तैयार करके जा रहे हैं। इसके खिलाफ अगर कोई बात उठाए, किसान हो, हमारा श्रमिक लोग हो, विद्यार्थी हो, नौजवान हो, कोई बात उठाएगा तो तुरंत आपको राम मंदिर की बात बताएगा, ज्ञान भाभी मंदिर की बात बताएगा, हनुमान चालीसा पढ़ा लीजिए उसके बारे में बताएगा, नहीं तो तमिलनाडु से आधीनम लोगों को ले आकर के सेंगोल की ड्रामा दिखाएगा। ये तो हमारा देश की परंपरा को भी तोड़ रहे, सिर्फ गणतंत्र नहीं है, हमारे देश की जो वैल्यूज है उसको भी तोड़ रहे। संविधान में लिखा हुआ है आनंद जी, जो हमारा देश एक सोशलिस्ट देश भी है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने शब्द ढुका दिया हमारे संविधान के अंदर, हमारा देश एक समाजवादी देश है। कारण क्या था? देश की संपत्ति सरकार की कंट्रोल में, जनता की कंट्रोल में रखना है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट, ये तो मतलब था। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? आपका कैपिटल है, लेबर है, लैंड है, टेक्नोलॉजी है।
अभी कौन सा चीज हमारे हाथ में है बताइए थोड़ा। आपने एक सैटेलाइट बेचते हैं, 350 करोड़ रुपया की खर्चा है। किसका खर्चा है? आम जनता की इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स की पैसा है। एक मैच बॉक्स खरीदने से भी आपने 50 पैसे के आसपास टैक्स ही देता है सरकार को इनडायरेक्टली। 10 रुपया का चाय पीने के समय चाय का कप भी टैक्स है, चीनी में टैक्स है, चाय पत्ती में टैक्स है, गैस में टैक्स है। ये सभी टैक्स की पैसा से 350 करोड़ रुपया खर्चा करके हम सैटेलाइट भेजते हैं। फायदा कौन उठाते हैं? ना बीएसएनएल को मिलते हैं, ये सैटेलाइट की फायदा मिलते हैं आपका एयरटेल, एयरसेल, अंबानी की जियो, मित्तल की कंपनी, ये सभी प्राइवेट कंपनी को इसका फायदा मिलती है। तो हमारे मिट्टी के नीचे, मिट्टी के ऊपर, आसमान में भी हम लोग बनाए हुआ संपत्ति एक एक करके बेचने के बाद मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सरकार के कंट्रोल में हम कैसे करेंगे? आपका सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो सार्वजनिक इकाइयां कहती है सब भेज रहे। आप, हमारा सरकार ने खुद बताया था एयर इंडिया की संपत्ति, एयर इंडिया की सभी विमान, उनका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका जो गुडविल, कुल मिलाकर के करीब 10 लाख करोड़ की संपत्ति था एयर इंडिया की। कितने करोड़ में बेच दिया? 18 करोड़ में बेच दिया टाटा को। तो सार्वजनिक इकाई बेचते रहेगा, मिट्टी के नीचे के सामान बेचते रहेगा, मिट्टी के ऊपर बनाए हुआ सामान बेचते रहेगा, आर्टिफिशियल संपत्ति बेचते रहेगा, तब भी हम बोलेंगे हमारा देश समाजवादी। तो गणतंत्र, समाजवादी सब तोड़ने वाले ये सरकार है। इसके खिलाफ आवाज उठाने से हम लोगों का अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए भी कोशिश करें। बहुत एक क्रॉस रोड में है हम लोग, किस तरफ जाएंगे, इसको असली दिशा दिखाने वाला जिम्मेदारी हमारे देश के प्रगतिशील राजनीतिक नेता लोगों का है। मुझे उम्मीद है ये लोग सामने आएंगे, एक नया दिशा दिखाएंगे। जी जी, मैं देवराजन साहब आपके पास फिर से एक बार आता हूं। राकेश जी, हमारे एक दो दर्शक हैं, एक दर्शक ने बहुत व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है और कि हम लोग 1 डे डेमोक्रेसी और 5 ईयर ऑटोक्रेसी हो गए हैं। एक दिन चुनाव वाले दिन हमारी डेमोक्रेसी रहती है। दूसरा जो सतीश जी ने कहा था वो मैं उस समय ऐड करना भूल गया था। सतीश जी का कहना था कि मोदी जी ने 2007 से प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारी की गुजरात में, उसी हिसाब से। हालांकि एक बड़े वर्ग का ये मानना है कि 2002 में गोधरा से वो तैयारी शुरू हुई थी। एक वर्ग ये भी मानता है। मैं एक बात और, क्योंकि नेताजी की बात चली, मैं एक बात और कह दूं। भाजपा सरकार का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि मैं जब बड़ा हो रहा था तो मुझे नेताजी की जात पात का नहीं पता था। मुझे इनफैक्ट ये भी नहीं पता था कि भाई बंगाल में पता लगा कि उड़ीसा में पैदा हुए थे तो उड़िया थे क्या, फिर बंगाल में। मुझे भाजपा ने पिछले 7-8 साल में ये बता दिया कि ये कायस्थ थे। तो नेताजी कायस्थ थे, ये भाजपा सरकार की एक उपलब्धि है हम लोगों को बताने की। मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे नेताजी की जात, मुझे गांधी की जात, मुझे इन लोगों की जात नहीं पता थी। लेकिन ये पिछले 4-5 साल में हमको आपको इन लोगों की जातें पता लग गई। मेरा आपसे एक स्पेसिफिक चीज है राकेश जी, आप सब सीनियर लोग हैं, कि एक लोकतंत्र की बात हम लोग कर रहे हैं जो पार्लियामेंट के बाहर है। पार्लियामेंट के अंदर जो लोकतंत्र के सबसे बड़े रक्षक स्पीकर और अध्यक्ष जी जो लोग रहते हैं, उनका जो रोल आजकल हो गया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी निलंबित कर दे रहे हैं। मतलब वो क्या चाहते हैं भाई? लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर कोई वर्ड यूज कर रहा है नीरव, और हो सकता है कि वो राजस्थान से आते हैं, उनको नीरव समझ नहीं आता हो सकता है कि देवराजन साहब कोई ऐसा शब्द यूज करें जो मुझे नहीं आता हो, लेकिन वो नीरव शब्द पे, क्योंकि वो मोदी जी के ऊपर उनके हिसाब से कटाक्ष है, उस पर वो कर देना, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर के लोकतंत्र के लिए कौन जिम्मेदार है, उसमें भी डिटरेशन आ रहा है। राकेश दीवान जी, ओवरऑल टिप्पणी और जरा पार्लियामेंट के अंदर के लोकतंत्र की टिप्पणी। बहुत धन्यवाद। एक तो आपका बहुत आभार कि आपने मुझे इतने विशिष्ट मेहमानों के बीच में बिठा लाए। प्रोफेसर आनंद कुमार या सतीश झा जी ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ते लिखते हम लोग बड़े हुए हैं। मेरे उनको प्रणाम, आनंद जी को भी। मैं कुछ 2-3 बातें कहना चाहूँगा, और वो इस बात से जुड़ी हुई कि जो आपके दर्शक ने जो प्रश्न किया कि 1 दिन की डेमोक्रेसी है, बाकी 5 दिन हमारा 5 साल आराम करते हैं, ये क्यों ऐसा हुआ? और इससे जुड़ती है प्रोफेसर आनंद कुमार की बात, जो उन्होंने कहा था कि हम एक यात्रा पर चले थे। 1857 से हमने 1947 तक एक यात्रा की, एक दौर था, वो खत्म हुआ। 47 से समझ लीजिए 50 तक का दौर हम थोड़ा टर्मोइल वाला, थोड़ा उठापटक वाला था, बहुत सारी चीजें हो रही थी।
लेकिन 50 में जब हमने अपना संविधान शुरू किया तो एक दूसरे प्रकार की यात्रा शुरू की। उस यात्रा में जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए, देखिए कोई भी यात्रा जो आप पहली बार कर रहे हैं, अगर हम आपसे कहें कि चलिए अलीराजपुर चलिए, तो आप अलीराजपुर के लिए पूछेंगे कि भैया क्या क्या चीजें लेके चलना चाहिए हमको। एक मस्कीटो नेट चलनी चाहिए, एक ऑडोमस ले लीजिए, एक टॉर्च ले लीजिए, एक जूता ठीक से ले लीजिए वगैरह, क्योंकि आप पहली बार उस यात्रा पर जा रहे हैं। मुझे जरूरत नहीं पड़ती इस प्रकार के सोच विचार की, क्योंकि मैं बारंबार जाता हूं तो मुझे मालूम है कि कैसे उसको व्यवस्थित करना। हम लोगों ने 50 में ये गलती की कि हम जिस यात्रा पर निकले थे उस यात्रा की कोई तैयारी ना तो तब की, और अब 70-72 साल बाद हम अगर देखें तो वो तैयारी हमको कहीं दिखती नहीं है। आप देखिए, देवराजन साहब जैसे कह रहे थे कि ये जो सवाल है, वो सवाल तो आज के सवाल है ना। आज के सवाल है कि आपका जो पब्लिक सेक्टर बिक गया है, या हम देख रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि संसद में जो स्पीकर हैं उनका उनका व्यक्तित्व कैसे कम हो गया, स्पीकर की कुर्सी कमजोर कैसे हो गई। वो छोड़ दीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं। अभी मुश्किल ये हो रही है कि ये सारी कुर्सियां जो है वो एक व्यक्ति तय कर रहा है। एक व्यक्ति तय कर रहा है कि इस कुर्सी पर इसको बिठालना है, इस कुर्सी पर। अभी आपने हाल में देख लिया चुनाव आयोग का तमाशा कि वो उसको बदल नहीं चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को शामिल नहीं करना चाहते ताकि हम दो सरकार के लोग तय करें कि कौन इलेक्शन कमीशन बनेगा। इसलिए ये तय करने का काम एक आदमी ने ले लिया। ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम अपनी जो बुनियादी ट्रेनिंग थी एक नई यात्रा पर चलने की, वो ट्रेनिंग हम भूल गए। हम सब तरह से भूले, हम राजनेता की तरह से भूले, हम समाज की तरह से भूले, हम शिक्षक की तरह से भूले। उस समय हमको जिस समाज को पढ़ाना था कि लोकतंत्र यानी क्या होता है, समाज में जब आप लोकतांत्रिक ढांचे में जाते हैं तो किस प्रकार के आपको लेन देन करनी पड़ती है, आप जो हैं उसमें से कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपको स्वीकार करना पड़ता है। ये चीजें हमको उस समय से सिखाने की जरूरत थी। हमारे यहाँ जो पार्टियों के ढांचे हैं वो ढांचों ने एक स्तर पर अपनी कोशिशें जारी रखी, लेकिन वो कोशिशें जो है कालांतर में बहुत, मतलब मैं इतना ज्यादा समय भी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन 70 के दशक तक आते आते, 80 के दशक तक आते आते वो सारी कहानियां खत्म हो गई। मुझे मालूम है लेफ्ट पार्टीज की पार्टी क्लास हुआ करती थी एक जमाने में, समाजवादियों की बाकायदा इसकी ट्रेनिंग होती, मतलब कक्षाएं होती थी जिसमें बताया जाता था कि भाई हमारे समाजवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं और उसका डेमोक्रेसी में क्या स्थान है। वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते थे। ये सारा का सारा जो है 70-80 के दशक तक आते आते खत्म हो गया। अब एक भीड़ है आपके पास जिसको जिंदाबाद मुर्दाबाद आपको कहना है, उसका काम ये है कि वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करे। और इसलिए जो वो आपके दर्शक कह रहे हैं वो ठीक बात कर रहे हैं कि हमने अपने नागरिक को अंततः सिर्फ वोटर बना दिया, और वो प्रक्रिया में हम सबकी गलती, हम सबकी चूक है। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जो बड़े स्तंभ हैं, मीडिया को मैं असल में स्तंभ मानता नहीं हूं। मुझे लगता है कि मीडिया जबरदस्ती पिछलग्गू की तरह इन तीनों स्तंभों में शामिल हो गया। मीडिया की जो बुनियादी भूमिका है, बाय डेफिनेशन मीडिया समीक्षा का काम करता है, मीडिया समीक्षक है, इसलिए वो उसमें हिस्सा नहीं हो सकता, वो चौथा स्तंभ हो ही नहीं सकता। अगर वो समीक्षक है तो वो चौथा स्तंभ नहीं होगा। लेकिन हो क्या रहा है कि उन तीनों स्तंभों की गलबैयां डाल करके मीडिया जो है मजे कर रहा है। जो सुविधाएं तीनों स्तंभों को मिलती हैं वो सुविधाएं इसको भी प्राप्त होती हैं वैध अवैध तरीके से, और इसलिए मीडिया का भी कुछ नाम लेवा नहीं बचा अभी धीरे धीरे करके। लेकिन जो तीन हमारे प्रमुख लोकतंत्र के स्तंभ थे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन सब में हमने एक पालिका को सर्वाधिक ताकत दी है और वो है विधायिका। मैं और थोड़ा व्यापक कहूं तो पॉलिटिक्स, ये हम सब लोग कहते रहे, आप भी कहते रहे होंगे। आनंद कुमार जी से तो मैंने बार बार इसको सुना और सीखा है। जिन पार्टियों में मैं रहा, समाजवादी मित्रों में रहा, वामपंथियों में रहा, सब में हमको ये कहा जाता था कि बिना पॉलिटिक्स के नहीं होता। ये बात बिल्कुल वाजिब थी, लेकिन कौन सी पॉलिटिक्स, हमको यही समझ में अभी नहीं, और वो हम नहीं बता पाए कि किस पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं। क्या हम इस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? अगर हम उस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तब तो फिर इसकी बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम 70 साल में जिस क्लास को सर्वाधिक ताकतवर बना पाए वो राजनीतिक क्लास है।
वो पॉलिटिकल क्लास है, वो तय करती है बाकी दोनों स्तंभों के बारे में। वो तय करती है कि किसको अधिकारी बनाना है, वो तय करती है किसको न्यायाधीश बनाना है, वो तय करती है कि किसको संसद में लाना है, किसको स्पीकर बनाना है, किसको डिप्टी स्पीकर बनाना है। आप सोचिए किस प्रकार से बनते हैं ये। अभी पिछले कुछ सालों का ही देख लीजिए इतिहास, किस किस आधार, मतलब कोई गुणवत्ता की बात करते हैं क्या? कोई बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं क्या? कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हैं क्या? बिल्कुल नहीं। केवल एक गुण चाहिए उनका कि वो उनको यस मैन होना चाहिए, उनको हाँ बोलना चाहिए। उनको जो सत्ताधारी लोग हैं वो जो कह रहे हैं उसमें हाँ बोलना चाहिए। तो ये मैं दूसरी बात कर रहा था। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया में जो हमारा वोटर है, जिसको हमने वोटर की हैसियत में घटा दिया है, वो बहुत दयनीय होता गया। और ये अभी भी हो रहा है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हमारे यहाँ मनरेगा नाम की एक चीज है जो बनी थी, पिछली सरकार ने उसको बनाया था 2005-6 में। उस कानून में एक जो सबसे बुनियादी बात थी वो ये थी कि आपको आत्मसम्मान मिलेगा। आप कर्मचारी, उसमें बहुत बुनियादी चीज थी, आप करेंगे क्या, उस काम का क्या करें, मनरेगा में क्या काम करने वाले हैं। तो उस जमाने में जब ये कानून आया था तब यहां तक कहा जा रहा था कि अगर ग्राम सभा ये तय करती है कि हमको अपने गांव में आग लगाना है तो सीईओ को आंख नहीं झपकाना पड़ेगा, उसको माचिस और तेल का डब्बा देना चाहिए। ये संवैधानिक ढांचा था कि उस ग्राम सभा को जो तय करना है, जो उसको निर्णय करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। ये पहली बार हमारे देश के लोकतंत्र में नागरिक को ताकत देने की बात हुई थी कि जो दो बात बड़ी हुई, एफआरए का हुआ और मनरेगा का हुआ। वो मनरेगा जिसमें कि नागरिक को ताकत देने की बात हुई थी, उसमें मजदूरी की बात नहीं थी। ये स्कीम जो है, आप अगर उस समय के डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, और उसमें उसी कानून में भी ये बात बहुत स्पष्ट है कि ये नागरिक को ताकतवर बनाने की बात है, ये मजदूरी की स्कीम नहीं है। लेकिन हमारी पूरी कार्यपालिका ने, और उसके साथ विधायिका भी शामिल हुई, उसने मिलकर के इस पूरी स्कीम को मजदूरी की स्कीम बना दी कि आपको जो है साल में 100 दिन का रोजगार मिलेगा। और वो रोजगार, उस रोजगार में फिर बहुत सारे धंधे उल्टे सीधे भी हुए। जैसे अब ये हुआ कि न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती मनरेगा में। अलग अलग राज्यों में जो तय था, जो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है कि आपको न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना अपराध है। लेकिन सारे मनरेगा में, सारे देश में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग उन लोगों ने बना के रखा है और उस हिसाब से मनरेगा। मैं केवल ये बताना चाहता था कि उसको कमजोर किया गया। बजट देख लीजिए, केंद्रीय बजट लगातार मनरेगा का कम होता जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मनरेगा के कारण किसानी खटाई में पड़ रही है, क्योंकि मजदूर जो है वो 100 रुपए लेके वहां चला जाता है, यहाँ नहीं आता। ये इस तरह की बेहूदी बातें, जो बुनियादी आधार था, वो किस स्कीम को आप बढ़ावा दे रहे हैं। आपने कहा कि 80% लोगों को हम 5 किलो अनाज देंगे। आप अपने नागरिक को भिखमंगा बनाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। जो उसकी गरिमा बनानी थी, जिस पॉलिटिकल क्लास को कुछ ऐसे काम करने थे जिससे वो गरिमा बनती, उसका आत्मसम्मान बनता, उसके निर्णय सुने जाते, उसकी बात सुनी जाती, गांव के स्तर पर सुनी जाती, उस स्कीम को आपने कमजोर किया। जो स्कीम आदमी को थाली लेकर, आप सोचिए कितना दुखद है कि हमारे, और उसके लिए तर्क दिए जाते हैं कि मध्याह्न भोजन इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल आ जाएंगे और हम उसको खाना खिला देंगे। ये तो बिल्कुल वो जो अब नया नोबेल पुरस्कार प्राप्त जो बेचारा है, जो कहता है कि आपको दाल बांट दो तो वैक्सीन लगा सकते हैं, ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त जो विद्वान है, यही हमारा दिमाग चल रहा है कि आपको बच्चे को इसलिए खाने के लालच में आप बुला लीजिए और वो स्कूल में आकर के पढ़ लेगा। लेकिन आप अंततः क्या कर रहे हैं? वो तो भिखमंगे की हैसियत में चला गया ना। वो तो एक कटोरी लोटा लेके जाता है और आपकी दया पर निर्भर है कि आप उसको क्या खिलाने वाले। आप उस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। आपके बजट का बड़ा हिस्सा नागरिक को दयनीय बनाने में लगा हुआ है, नागरिक को स्वतंत्र और ताकतवर और सक्षम बनाने में नहीं लगा हुआ है। ये मैं तीसरी बात कहना चाहता था। एक बात और छोटी सी कह के मैं अपना मामला खत्म करता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में जो स्वावलंबन की बात थी, जो गांधी चीख चीख के कहते रहे कि भाई आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो हैं वो ऐसे ढांचे, इस स्तर के ढांचे बनाएं जो आपके हाथ से बाहर ना जाए।
हम लोग जो हैं आजादी के बाद से लेकर के आज तक जिस विकास के नाम पर भी जो हम कहानियां सुनाते हैं, आप देखिए एक मोदी साहब हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है, अभी हाल में वो किताब आई है। उस किताब में उन्होंने सारे प्रधानमंत्रियों की छीछालेदर की है, ये कहते हुए कि जो प्राथमिक शिक्षा का सवाल था, जो अभी अभी हमारे सतीश झा जी ने कहा और लोगों ने भी, आनंद साहब ने भी कहा कि प्राथमिक शिक्षा के प्रश्न को हमारे सारे प्रधानमंत्री भूल गए। जवाहरलाल नेहरू ने आईआईटीज बनाए, आईआईएम्स बनाए गए, जेएनयू बनाए गए, ये सब बनाए गए, ये उच्च शिक्षा के संस्थान बने और कमाल के बने, मतलब उसमें मैं कोई प्रश्न ही नहीं कर रहा हूं, बहुत ही कमाल के बने और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा थी, जो हमारे बच्चा राष्ट्र जो था उस समय लोकतंत्र के लिहाज से, उसमें प्राथमिक शिक्षा की बात हमने उस प्रकार से नहीं की। और ये मोदी साहब का तो मुताबिक तो ये कहना है कि सारे प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक, किसी प्रधानमंत्री को ये होश नहीं आया कि उस शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा है, आज की तारीख में आप देखिए कि प्राथमिक शिक्षा का क्या तमाशा हो रहा है। ये एक अलग विषय, अलग चर्चा का विषय है, कभी उस पर अपन बातचीत करेंगे। लेकिन शिक्षा का क्या हो रहा है भाई साहब? ये सारी चीजें जो है वो उन्होंने कोविड पर डाल दी हैं कि कोविड के कारण भाई साहब हम सब ये हो गया और मोबाइल आ गया और फला हो गया, ये हो गया। आपको मालूम है हजारों बच्चे अशिक्षित रह गए हैं या अर्धशिक्षित रह गए हैं, या उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या हो रहा है। इसके बारे में हमारे समाज की कोई चिंता भी नहीं है। तो खैर वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो आपके हाथ में हो ऐसा विकास होना चाहिए। आप लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते। आप 70 के दशक से जो विकास की आपने परियोजनाएं बनाई, वो ऐसी बनाई जो आपके हाथ से बाहर की थी। आपको बड़ा बांध बनाना था, आपने बनाया, वो बांध आपके हाथ में नहीं है। जो लाभार्थी है उसके हाथ में भी नहीं है, जो पानी खोल रहा है उसके बेचारे के हाथ में भी नहीं है। वो सारा ताना बाना किसी तीसरी ताकत के हाथ में है, बिल्डर के हाथ में है। विदेशी पैसा जहां से आप लाते हैं, अनुदान वगैरह और ये सब लाते हैं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वगैरह, उसके हाथ में है। और आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाते रहे जो आपके हाथ से बाहर जाते रहे, आपके समझ ही नहीं पड़ रहा। अब देखिए, आप उत्तराखंड में अगर आपको सड़क बनानी थी 4 धाम की, तो वहीं के लोगों से तो जरा पूछ लेते ना भाई, जो 4 धाम के वासी हैं, कि भैया तुमको कैसी सड़क चाहिए। उन लोगों ने अपनी बात कही भी। राधाबेन से मैं कल बात कर रहा था, राधाबेन के नेतृत्व में बड़े आंदोलन हुए उस इलाके में कि भाई ये इतनी बड़ी सड़क की जरूरत नहीं है। रवि चोपड़ा ने जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने कहा कि 6 लेन की जरूरत नहीं है महाराज, पहाड़ में आप 6 लेन बनाएंगे तो पहाड़ का। आज क्या स्थिति है उत्तराखंड की? मेरे एक मित्र हैं जिनसे मैं कल बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि अगले 10-15 साल 20 साल में उत्तराखंड और हिमाचल नामक राज्य इस देश में रहेंगे कि नहीं रहेंगे अपने को पता ही नहीं। आप किसी भी दिन टीवी देख लीजिए उखड़ के, वो जो जिस तरह से लैंडस्लाइड और ये हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हमको, मतलब मैं यहाँ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि इन बुनियादी चीजों को, क्योंकि हम ये सुनते नहीं है, लोग कहते हैं कि ये तो पागलपन है, आप पता नहीं किस दुनिया की बात कर रहे हैं, ये तो बड़ा आसमानी सुल्तानी मामला है ये। लेकिन भाई साहब, कभी ना कभी इस आसमानी सुल्तानी को तो पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको आज की स्थिति को बदलना है या सुधारना ही है, बदलने का छोड़ दीजिए, वो थोड़ा बाद की परिस्थिति है, लेकिन अगर सुधारना भी है तो आपको इन बुनियादी बातों पर विचार करने की जरूरत है। आपका नागरिक ताकतवर बने और वो पार्टिसिपेट करे, तब आपका लोकतंत्र जो है वो जीवंत होगा। ये लोकतंत्र जीवंत नहीं होगा, ये तो कबाड़ा ही होने वाला है जी। बस आनंद जी, धन्यवाद जी। थैंक यू राकेश भाई। मैं डॉक्टर आनंद आपके पास बिना भूमिका के आ जा रहा हूं। एक तो मैं जो बात राकेश जी ने कही, मेरी एक चीज और समझ में नहीं आती, धार्मिक स्थल को पर्यटक स्थल क्यों बना रहे हैं आप? भाई जिसको धर्म का है अपना जाएगा, वो जाता ही था पहले, और वो उसको पर्यटन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? एक किसने कहा है, किस पंडित ने कहा है, किस अथॉरिटी से आप ये कर रहे हैं? एक दूसरा, एक और चीज मुझे नहीं समझ में आई, जो राकेश दीवान जी कह रहे हैं कि बजट का एक बड़ा हिस्सा आदमी को भिखमंगा बनाने में लगा है, और उसी बजट का एक बड़ा हिस्सा लेकिन एक व्यक्ति को नेता से राजा बनाने में भी लगा हुआ है। वो केवल उसी की फोटो, उसी का वो, मतलब एक तरफ ये है। अब कभी कभी मुझे लगता है आनंद भाई साहब कि ये जो हमारा रोल मॉडल है, वो क्या नॉर्थ कोरिया की डेमोक्रेसी जो है उसका वो रोल मॉडल है? नॉर्थ कोरिया के वो तो अपने को डेमोक्रेसी बोलते हैं भाई, वो किम क्या हमारे रोल मॉडल है कि हमारे पास एक किम जैसा नेता होना चाहिए?
मैं एक हास्य की बात बीच में इसलिए कह दूं कि वो जरूरी थी, बहुत सीरियस हो जाता है। एक हमारे दर्शक वो कह रहे हैं गब्बर सिंह के भी बीवी बच्चे नहीं थे, तो वो लूट किसके लिए करता था? इस प्रश्न का जवाब नहीं है। आनंद भाई साहब ये बताइए, ये जो हमारे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए मोदी जी हैं, वो हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। उनको सरकार चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको सदन चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो केवल चुनाव में इंटरेस्ट है। कार्यपालिका को बिल्कुल खुली छूट है, अपने कुछ विशेष लोगों को साथ में रख के उन्हीं के थ्रू अपनी पॉलिसीज को पुश करवाते हैं। और जो एक लगाम विधायिका की कार्यपालिका के, हालांकि बराबर तो थे लेकिन फिर भी एक लगाम रहती थी, वो लगाम आज की तारीख में नहीं दिखती है। एस जयशंकर साहब का फॉरेन मिनिस्टर के पद पे बैठना, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसको बार बार आजकल कह रहा हूं, 2011 में मोदी जी का चीन जाना, स्मगलरों की पैरवी करना, उसमें यह कहना कि भाई उसमें एस जयशंकर जी का एक अहम रोल होना उन स्मगलरों को छुड़वाने में, तो आज की तारीख में ये कार्यपालिका और विधायिका का जो एक बैलेंस था, और एक विधायिका कम से कम उनको कुछ कंट्रोल करती थी, वो कंट्रोल आपको नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे हटता जा रहा है? ये तो बिल्कुल चिंता की बात है ही कि जहां 1 अरब 40 करोड़ के देश में हमने हजारों नायक नायिकाओं की अगुवाई में गांव से लेकर के राष्ट्र तक चलना सीखा, लड़ना सीखा और आज़ादी हासिल की, वो अब सब समट करके एक व्यक्ति में आ रहा है। दिक्कत यह है कि जिस संस्कृति में श्री नरेंद्र मोदी जी अपने को स्थापित करना चाहते हैं, उसमें एक देवता की कोई गुंजाइश नहीं है। कम से कम ब्रह्मा विष्णु महेश 3 तो चाहिए ही, तब जाकर के हिंदू दिमाग मानेगा। और भारतीय दिमाग में तो एक पूरी परंपरा है जिसमें गांधी भी हैं, सुभाष भी हैं, अब्दुल गफ्फार खां भी हैं, मौलाना आज़ाद भी हैं, जवाहरलाल नेहरू भी हैं, राम मनोहर लोहिया भी हैं। ये बहुआयामी व्यक्तित्व की जरूरत है। और ये जरूर उल्लेखनीय बात है कि अब तक के तमाम प्रधानमंत्रियों में सबसे कम शिक्षित और सबसे ज्यादा प्रशिक्षित व्यक्ति इस समय भारत का प्रधानमंत्री है। इनका प्रशिक्षण जनतंत्र के खिलाफ हुआ है। इनका प्रशिक्षण एक नायक की अनुयायी बनने में सिद्ध होने का रहा है। और लोकतंत्र बहुआयामी है। लोकतंत्र में हर चुनाव के बाद नए चेहरों की गुंजाइश लोकसभा, विधानसभा से लेकर मंत्रिमंडल में रखी गई है। जिस तरह का मंत्रिमंडल है, इंदिरा जी के बारे में बदनाम था कि एक ही पुरुष इस मंत्रिमंडल में, उसका नाम है इंदिरा गांधी, क्योंकि जिस तरह से बाकी सब ने अपने को बौना साबित किया इमरजेंसी के दौरान, हालांकि बहु जगजीवन राम ने और बहुगुणा जी ने बाद में बगावत करके अपना इतिहास में स्थान बनाया। आज कौन नया जगजीवन राम और बहुगुणा बनेगा देखना बाकी है। लेकिन अभी चारों तरफ जरूरत से ज्यादा एक चेहरे को स्थापित करने की कोशिश में बहुत नुकसान हो रहा है। हजारों लोगों की नेतृत्व में स्थान बनाने की जो संभावना है वो चुक रही, क्योंकि ये खाली प्रधानमंत्री का मामला नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश में आएंगे, आप उत्तर प्रदेश में बैठे ही हैं, तो वहाँ एक के बाद एक दूसरा सप्लीमेंट्री चेहरा आता है, वो है महंत आदित्यनाथ का। मैं मध्य प्रदेश से आपसे जुड़ा हूँ, यहाँ पर प्रधानमंत्री का चेहरा, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का चेहरा। तो ये जो व्यक्ति मूलक, व्यक्ति पूजक संस्कृति बन रही है लोकतंत्र की आड़ में, आपने सवेरे अच्छा शीर्षक दिया कि लोकतंत्र की आड़ में राजशाही लाने की कोशिश हो रही है। एक राजपुरुष है जो सर्वशक्तिमान है, हालांकि उसकी शक्ति का अभी तक भारत के आम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है, नुकसान ही हुआ है, चाहे वो मणिपुर में हुआ हो, चाहे हरियाणा में हुआ हो, और चाहे कश्मीर में हुआ हो। दूसरी बात जो आपने शुरू में उठाई, भाई साहब इसको आप जरा क्लोज करिएगा। जी हाँ, जरूर। दूसरी बात जो आपने उठाई है वो ये कि लोकतंत्र की मर्यादा को स्थापित करने में जिन अन्य तत्वों की भूमिका है, कार्यपालिका की खास तौर पर, और उसके बाद न्यायपालिका की, उसका भी अवमूल्यन है। एक पुराने रिटायर्ड चीफ जस्टिस को आपने अपना वकील बना के लोकसभा राज्यसभा में खड़ा करने की कोशिश की है। वो अब न घर का है न घाट का है, क्योंकि वो अपनी बिरादरी की इतनी लंबी 50 बरस पुरानी मान्यता को ही खाली राग दरबारी गाने में खंडित कर रहा है। और जहाँ तक प्रशासन में, तो अब हर प्रशासनिक व्यक्ति का, हर IAS IFS का सपना है कि आज नहीं तो कल
हम जनरल वीके सिंह की तरह से मंत्रिमंडल में जगह पाएंगे, जयशंकर की तरह से जगह पाएंगे, और उसके लिए जितना हो सके उतना राजा के मन मुताबिक काम करना है। ये लोकतंत्र के खिलाफ जा रहा है, राजशाही की तरफ बहुत बड़ी फिसलन का संकेत है। जी जी जी। और भाई साहब, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि वो जो हमारे पूर्व न्यायाधीश साहब हैं, वो जब आए थे उनके ऊपर एज पूर्व न्यायाधीश महिला यौन शोषण का आरोप लगा था। देश के सर्वोच्च पद पे बैठा, न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ आदमी अपने ही न्याय को अपनी ही अदालत में खुद ही सुन के अपने ही को बरी कर दिया। तो ये भी याद रखना होगा कि वो व्यक्ति जो वहां बैठे हैं वो न्यायपालिका के कैसे रिप्रेजेंटेटिव है। मैं देवराजन साहब, बहुत 1 मिनट में आपका, क्योंकि समय नेक्स्ट सेशन के लिए, मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है, ये चुनावी लोकतंत्र की हम लोग इतनी बात करते हैं, ये हमारी पार्टीज में क्यों नहीं दिखाई देता है? कहने के लिए खड़गे साहब इलेक्टेड हुए, लेकिन पार्टी में लोकतंत्र बिल्कुल नहीं दिखाई देता। बहुत संक्षेप में देवराजन साहब, पार्टी की व्यवस्था में। पार्टी की व्यवस्था में खास करके हम जो वामपंथी पार्टियां हैं, वामपंथी पार्टी के अंदर हम लोगों का क्रिटिसिज्म और सेल्फ क्रिटिसिज्म की जगह है, और हमारा भी तो संविधान की आधार पर हम लोगों का हर 4 साल में 3 साल में जो भी हो, इसी के आधार पर हम लोगों का सम्मेलन भी होते हैं, वहां पर हम लोगों का पदाधिकारी का चुनाव भी होते हैं। और दूसरे पार्टी, देखिए एक एक पार्टी का अपना अपना तरीका से चलता है, संविधान भी है। कांग्रेस पार्टी आप अगर बोलेगा तो कांग्रेस पार्टी के अंदर आज नहीं है, बहुत दिन से हम लोग देखेगा तो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की डिफरेंस है, आपका सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और बाल गंगाधर तिलक की जो डिफरेंस है, ये तो चलते आ रहे थे। कांग्रेस इज ए मोर लिबरल डेमोक्रेटिक वी कैन से, इसी प्रकार की पार्टी है। तो ये जरूरी है आज की दुनिया में, आज का जो सोशल मीडिया और सब कुछ खुला पुस्तक है सभी के पास, तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी भी इसके बारे में सतर्क होना भी जरूरी है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, यू शुड आल्सो शो डेमोक्रेसी इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ये तो हम जरूर करेंगे। थैंक यू राकेश दीवान साहब, अंतिम, क्योंकि मेरा समय समाप्त है, लेकिन एक बहुत क्विक रिएक्शन। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि लोकतंत्र के लिए बहुदलीय व्यवस्था हिंदुस्तानी कंटेक्स्ट में ज्यादा ठीक है, या दो दलीय, जैसे बहुत से दो बड़े ध्रुव हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो आपको दो दलीय इंपॉर्टेंट ध्रुव या बहुदलीय? वेरी क्विक रिएक्शन राकेश दीवान भाई साहब। अनम्यूट कर लीजिएगा भाई साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, अनम्यूट तो हो गया। हाँ। है ना? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जितने अधिकतम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें, वो प्रक्रिया या वो विधान मुझे लगता है बेहतर है। और इसलिए मैं मानता हूं कि बहुदलीय लोकतंत्र ज्यादा बेहतर है बजाय दो दलीय के, क्योंकि फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे लोग भले ही वो हार जाते हों। हमारे बहुत सारे साथी जो हैं, समाजवादी पार्टी के साथी रहे, वो चुनाव लड़ते रहे, उन्होंने अपनी बात तो कम से कम कही अपने समाज में कि भाई हम इससे सहमत नहीं है। अब हमारे मध्य प्रदेश में तो 2 ही पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, और उसमें एक बड़ा तबका पार्टिसिपेट किया उस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में। इसलिए मुझे लगता है जो आपका प्रश्न है उसका जवाब यही है कि बहुदलीय प्रणाली जो है वो हमारे लिए ज्यादा मुफीद है, क्योंकि ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई, प्रोफेसर आनंद, देवराजन साहब। समय थोड़ा और रहता तो ये चर्चा थोड़ी और लंबी चलती, लेकिन वो फिर किसी और दिन। थैंक यू सो मच।